इमरान अपने साथियों समेत जॉर्जिया के एक होटल में मौजूद था। हेलीकॉप्टर ने उन्हें शहर के करीब ही साहिल पर ड्रॉप कर दिया था और वो वहां से पैदल चलकर शहर में दाखिल हुए थे। और फिर यही होटल उन्हें सबसे पहले नजर आया तो इमरान बजाय आगे बढ़ने के उस होटल की तरफ बढ़ गया और अब वो होटल के हाल में बैठे खाना खाने में मसरूफ थे। मैं समझा था कि आप पहले रॉजर के पास जाएंगे, सफ्तर ने कहा। वहां सबको जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से फोन करके भी काम कराया जा सकता है, इमरान ने कहा। तुम जरूरत से ज्यादा ही मुतात नजर आ रहे हो, जोलिया ने कहा। हाँ, मुझे मालूम है कि डैनी बाकायदा तरबियत याफ्ता एजेंट है, इसलिए हमें हर लिहाज से चौकना रहना होगा। तुमने देखा नहीं, हमारे बारे में उसे पहले ही मालूम हो गया था, हालांकि उसे मालूम होने का कोई इम्कान ही न था, इमरान ने जवाब दिया। खाना खाने के बाद वो अब चाय पीने में मसरूफ थे, तो फिर पहले उस डैनी तक चलो। पहले उसे दो दो हाथ कर लें, तनवीर ने कहा। पहले रिहाइश का असला और कारें ले लें, फिर ये काम किया जाएगा, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने काउंटर की तरफ मौजूद वेटर को इशारा किया। यस सर, वेटर ने करीब आकर कहा। फोन पीस यहाँ ले आओ, इमरान ने कहा। यस सर, वेटर ने कहा और फिर उसने कोट की जेब से फोन पीस निकालकर इमरान के सामने रख दिया और खुद वापस चला गया। इमरान ने फोन पीस ऑन किया और फिर तेजी से नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज, राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। ग्रेट गेम क्लब के रॉजर का नंबर चाहिए, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। तो इमरान ने फोन ऑफ करके दोबारा ऑन किया और फिर इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। रॉजर बोल रहा हूं, राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। माइकल बोल रहा हूं, यार्का का मेहमान, इमरान ने कहा। ओह, आप कहां से बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ से कहा गया। जॉर्जिया से ही बात कर रहा हूं, क्यों? इमरान ने उसके चौंकने पर कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। यहाँ डैनी के खास आदमी मास्टर का ग्रुप मौजूद है। उनका अंदाज बता रहा है कि उन्हें किसी की आमद का इंतजार है और यार्का ने भी क्योंकि आपने की बात की थी, इसलिए मेरा ख्याल है कि शायद उन्हें आपका ही इंतजार है। आपने अच्छा किया कि खुद आने की बजाय फोन कर दिया। आप यहाँ ना आए क्योंकि वो मास्टर और उसका ग्रुप बेहद खतरनाक हैं। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ गेम क्लब में कोई गड़बड़ करें। मैंने आपका काम पहले ही कर दिया है। जॉर्जिया में एक रिहायशी कॉलोनी है, किंग कॉलोनी कहा जाता है, मशहूर कॉलोनी है। उसकी कोठी नंबर 1111 पर आप पहुँच जाएं। वहाँ 2 कारें और असला मौजूद है। वहाँ मेरा आदमी कार्ल मौजूद है। मैं उसे आपका नाम बता देता हूँ, वो आपसे हर मुमकिन ताउन करेगा। आपको अगर मजीद कुछ जरूरत हो तो आप फोन पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कार्ल इंतहाई बाएतमाद आदमी है, रॉजर ने कहा। हमारी तरफ से मायूस होकर ये मास्टर कहीं तुम पर न चढ़ दौड़े, इमरान ने कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे निमट लूंगा। मैं सिर्फ अपने क्लब की वजह से चाहता हूं कि यहाँ कोई गड़बड़ ना हो। बाकी आप बेफिक्र रहें, रॉजर ने कहा। इस मास्टर का हुलिया क्या है? इमरान ने कहा। आप क्यों पूछना चाहते हैं? रॉजर ने चौंक कर पूछा। इसलिए कि हमने यहाँ काम करना है और मास्टर से कहीं टकराव हो सकता है, इस तरह हम मुतात रहेंगे, इमरान ने कहा। ओह अच्छा, वैसे मास्टर क्लब का वो मालिक है और जनरल मैनेजर भी। मास्टर क्लब जॉर्जिया का सबसे बदनाम क्लब है। हुलिया और कद्दूकामत मैं बता देता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही हुलिया और कद्दूकामत की तफसील बता दी गई। ओके, शुक्रिया, इमरान ने कहा और फोन ऑफ करके एक तरफ रख दिया। क्या हुआ? जोलिया ने चौंक कर पूछा, क्योंकि वो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ना सुन सकते थे और इमरान ने उन्हें तफसील बता दी। तुम्हारा खदशा दुरुस्त साबित हुआ है, जोलिया ने तवील सांस लेते हुए कहा। अब यहाँ से हमने सीधे रिहाइशगाह पर पहुंचना है और फिर वहां से सीधे मास्टर क्लब पहुंचेंगे, क्योंकि मास्टर का खात्मा डैनी से भी पहले जरूरी है, इमरान ने कहा। लेकिन
वो मास्टर तो वहां मौजूद नहीं होगा, वो तो ग्रेट गेम क्लब में हमारा इंतजार कर रहा होगा, सफदर ने कहा। नहीं, मास्टर जैसे लोग खुद ऐसे कामों में मुलविस नहीं हुआ करते। वैसे भी उस रॉजर ने कहा है कि मास्टर ग्रुप वहां मौजूद है, मास्टर खुद नहीं है। इमरान ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। इमरान ने वेटर को बुलाकर उसे न सिर्फ बिल की रकम दी बल्कि खासी बड़ी टिप भी दे दी और फिर वो टैक्सियों में सवार होकर किंग कॉलोनी पहुंच गए। अलबत्ता इमरान ने कॉलोनी के आगाज में ही टैक्सियों को फारिग कर दिया और फिर वो पैदल चलते हुए अपनी मतलूबा कोठी तक पहुंच गए। वहां एक मकामी नौजवान मौजूद था। उसने उनसे मुकम्मल ताउन किया। यहाँ जॉर्जिया का नक्शा तो होगा कार्ल? इमरान ने कोठी का राउंड लगाने के बाद नौजवान से कहा। यस सर, कार्ल ने जवाब दिया। ले आओ, इमरान ने कहा तो कार्ल सर हिलाता हुआ वापस चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक तयशुदा नक्शा मौजूद था। इमरान ने नक्शा खोलकर मेज पर बिछा दिया। ये किंग कॉलोनी है जहां हम मौजूद हैं, इमरान ने कहा तो कार्ल ने एक जगह उंगली रख दी। इमरान ने जेब से बॉल पेन निकाला और उस जगह पर दायरा डाल दिया। अब बताओ कि मास्टर क्लब कहाँ है? इमरान ने कहा तो कार्ल ने उसकी भी निशानदेही कर दी। इमरान ने वहां भी दायरा लगा दिया। और ब्लैक हार्ट क्लब? इमरान ने कहा तो कार्ल ने उसकी भी निशानदेही कर दी तो इमरान ने वहां भी दायरा लगा दिया। ठीक है, अब तुम जाओ और हमारे लिए काफी बना कर ले आओ, इमरान ने कहा तो कार्ल सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। इमरान ने कॉलोनी से मास्टर क्लब और फिर मास्टर क्लब से ब्लैक हार्ट क्लब के रास्तों को गौर से चेक किया और फिर नक्शा तय करके रख दिया। इमरान साहब, जरूरी तो नहीं कि सिर्फ डैनी ही यहाँ मौजूद हो, वो ड्रैक भी तो हो सकता है जिसने पहले उस डॉक्टर विलमोट के जरिए हमें डाज दिया था, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, उसके बारे में डॉक्टर विलमोट से मालूम हो सकेगा या फिर उस डैनी से, इमरान ने कहा तो कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। काफी पीने के बाद इमरान और उसके साथियों ने जरूरी असला जेबों में डाला और फिर वो 2 कारों में सवार होकर वहां से निकल पड़े। पहली कार में इमरान ड्राइविंग सीट पर था जबकि साइड सीट पर जोलिया और रकबी सीट पर सफदर मौजूद था, जबकि दूसरी कार की ड्राइविंग सीट पर तनवीर और साइड सीट पर कैप्टन शकील मौजूद था। इमरान चौके नक्शे पर रास्तों को चेक कर चुका था, इसलिए वो इत्मीनान से कार चलाता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो एक मंजिला इमारत के कंपाउंड गेट में मुड़ गए। ये मास्टर क्लब था। वहां आने जाने वाले वाकई जेर जमीन दुनिया के अफराद दिखाई दे रहे थे। दोनों कारें पार्किंग में जाकर रोक दी गईं और फिर वो सब नीचे उतर आए। सिर्फ मैं, तनवीर और जोलिया मास्टर के पास जाएंगे, सफदर और कैप्टन शकील दोनों हाल में बैठेंगे, इमरान ने कहा। क्यों, वजह? जोलिया ने चौंक कर पूछा। हमने उस मास्टर से पूछगछ करनी है और हमें बहरहाल कवरिंग की जरूरत पड़ेगी। उसका ग्रुप किसी भी वक्त वापस आ सकता है, इमरान ने कहा तो जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो सब हाल में दाखिल हुए तो सफदर और कैप्टन शकील एक तरफ कोने में मौजूद खाली मेज की तरफ बढ़ गए, जबकि इमरान, जोलिया और तनवीर काउंटर की तरफ बढ़ गए। यस सर, काउंटर पर मौजूद एक गुंडानुमा नौजवान ने इमरान की तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा। मास्टर से कहो कि क्रेमिया से राफ्ट सिंडिकेट का प्लम्बर आया है, एक बड़ा काम है हमारे पास, इमरान ने कहा। ओह अच्छा, नौजवान ने कहा और सामने पड़े हुए रिसीवर उठाया और उसने तेजी से यके बाद दीगरे कई बटन प्रेस कर दिए। काउंटर से टोनी बोल रहा हूं बॉस। एक औरत और 2 मर्द काउंटर पर मौजूद हैं। उनमें से एक ने कहा है कि आपको बता दिया जाए कि एक्रेमिया के राफ्ट सिंडिकेट का प्लम्बर आया है और उसके पास आपके लिए कोई बड़ा काम है, नौजवान ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। यस सर। दूसरी तरफ से बात सुनकर उस नौजवान ने रिसीवर रखते हुए कहा और फिर उसने एक साइड पर खड़े आदमी को बुलाया। इन्हें बॉस के ऑफिस पहुंचा दो, काउंटरमैन ने उस आदमी से कहा। आइए सर। आइए सर, उस आदमी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और फिर वो बाएं हाथ पर मुड़ गया। इमरान, जोलिया और तनवीर तीनों उसके पीछे चल पड़े। बाएं हाथ पर एक राहदारी थी जिसके आखिर में एक दरवाजे के सामने 2 मुसल्लह दरबान मौजूद थे। इन्हें बॉस ने बुलाया है, इन्हें ले आने वाले ने अफराद से मुखातिब होकर कहा। ठीक है,
उनमें से एक आदमी ने कहा और उन्हें लेके आने वाला वापस मुड़ गया। आपके पास असला हो तो मुझे दे दें, वापसी में मिल जाएगा, एक दरबान ने कहा। हम यहाँ बिजनेस के लिए आए हैं, समझे तुम, इमरान ने कदरे सख्त लहजे में कहा। ओके, जाइए, इस दरबान ने पीछे हटते हुए कहा तो इमरान ने आगे बढ़कर बंद दरवाजे को धकेला और अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे जोलिया और फिर तनवीर अंदर दाखिल हुआ। यह खासा बड़ा कमरा था जिसे जदीद और खूबसूरत ऑफिस फर्नीचर से सजाया गया था। दरवाजे की साख्त बता रही थी कि कमरा साउंड प्रूफ है। इमरान ने आगे बढ़ते हुए मुड़कर तनवीर को आंख से मखसूस इशारा किया तो तनवीर ने भारी दरवाजा बंद करके चटकनी लगा दी। सामने मेज के पीछे एक भारी जिस्म और दरमियाने कद का आदमी बैठा हुआ था। उसके सर पर बाल नाम की कोई चीज न थी। बिल्कुल अंडे के छिलके की तरह साफ और शफाफ सर था, जबकि उसकी मूंछें खासी बड़ी और साइडों में तीर की तरह सीधी खड़ी नजर आ रही थीं। चेहरे पर जख्मों के कई मुंदमिल निशानात थे। चेहरे से वो कोई बड़ा बदमाश और गुंडा नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर सख्ती और सफाकी की तसरात जैसे मुंजमद से नजर आ रहे थे। आंखों में सांप की आंखों जैसी चमक और तेजी थी। उसकी नजरें इमरान और उसके साथियों पर जमी हुई थीं। उसे शायद ये मालूम ही ना हुआ था कि तनवीर ने बकायदा चटकनी लगा दी है, क्योंकि तनवीर और उसके दरमियान इमरान और जोलिया थे। मेरा नाम माइकल है और ये मेरे साथी हैं, इमरान मेज के करीब जाकर बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा और सोफे पर बैठ गया। ये लड़की तो बड़ी जानदार और तरोताजा है, क्या ये भी अक्रेमियन है? मास्टर ने खालिस और बादशाहाना लहजे में कहा तो जोलिया के चेहरे पर यकलख नागवारी के तसरात उभर आए, जबकि तनवीर का चेहरा यकलख बिगड़ गया। ये लड़की इसलिए तरोताजा नजर आ रही है कि ये अपनी तरफ टेढ़ी आंख से देखने वालों की आंख निकाल लेती है, इसलिए होश में रहकर बात करो, वरना ये भी हो सकता है कि तुम्हारी ये शैतानी आंखें बेनूर कर दी जाएं, इमरान ने कहा। उसके अल्फाज बेहद सख्त थे, लेकिन उसका लहजा इस कदर नरम था जैसे ये बड़े ही दोस्ताना मूड में बात कर रहा हो। तुम मुझे, मास्टर को, उसके ऑफिस में धमकियां दे रहे हो? तुम्हारी ये जुर्रत? अब ये लड़की मेरी कनीज बंद कर रहेगी और तुम दोनों की लाशें गटर में तैरती नजर आएंगी, मास्टर ने यकलख गुस्से से कांपते हुए लहजे में कहा और उसका हाथ बिजली की सी तेजी से ऊपर को उठा। लेकिन दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाज के साथ ही मास्टर के मुंह से बेख्तियार चीख निकली और उसके हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल उड़ता हुआ पीछे दीवार से टकरा कर नीचे जा गिरा, जबकि मास्टर लाशऊरी तौर पर इस तरह हाथ झटक रहा था जैसे उसके हाथ से कोई चीज चिमट गई हो और वो उसे झटके देकर अलहदा करना चाहता हो। अब अगर तुम्हारे इस मोटे दिमाग पर पड़ी हुई गर्द चढ़ गई हो तो मेरी बात इत्मीनान से सुन लो, इमरान ने उसी तरह नरम लहजे में कहा। उसके हाथ में मशीन पिस्टल मौजूद था जिससे उसने फायरिंग की थी। तुमने ये मास्टर की हालत यकलख्त बदल गई थी और उसके चेहरे पर हल्के से खौफ के साथ साथ हैरत के तसरात उभर आए थे। शायद उसके ज़हन में ये बात किसी तरह फिट न हो रही थी कि इमरान ने इस कदर तेजी से जेब से मशीन पिस्टल निकाल भी लिया और उसका निशाना इस कदर दुरुस्त भी हो सकता है कि गोलियां सिर्फ उसके हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल पर पड़ी और उसका हाथ जख्मी ही ना हुआ हो। वो उसे लाशऊरी तौर पर इसलिए झटकने पर मजबूर हुआ था कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ मशीन पिस्टल झटका खाकर उसके हाथ से निकल गया था और जाहिर है उसे यही महसूस हो रहा होगा कि उसके हाथ की उंगलियों के सारे जोड़ टूट गए हैं। अब तफसील से बात होगी। हम वो ही हैं जिनके खिलाफ तुमने ग्रेट गेम क्लब में अपना ग्रुप तैनात किया हुआ है, मेरा मतलब है पाक एशियाई एजेंट, इमरान ने कहा तो इस बार मास्टर बेख्तियार उछल कर खड़ा हो गया। उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। तुम पाक एशियाई एजेंट? मगर, मास्टर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। लेकिन दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाज एक बार फिर उभरी और मास्टर चीखता हुआ उछलकर एक धमाके से दोबारा कुर्सी पर गिरा और फिर घूमकर पहले पहलू के बल मेज से टकराया और फिर लहराता हुआ कालीन पर जा गिरा। तनवीर, इसे उठाकर यहाँ बिठाओ, इमरान ने कहा तो तनवीर बिजली की सी तेजी से उठकर मेज की साइड की तरफ दौड़ पड़ा। उसी लम्हे मास्टर उठकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था कि तनवीर ने उसे गर्दन से पकड़ा और उसे इंतहाई बेदर्दी से घसीटता हुआ मेज की साइड से निकालकर सामने के रुख पर लाया और दूसरे लम्हे उसने उसे उसी तरह गर्दन से पकड़ा और उछालकर सोफे पर फेंक दिया।
मास्टर के मुंह से पिंची पिंची सी आवाजें निकल रही थीं। उसका एक बाजू जख्मी हो चुका था, जबकि उसका जिस्म गर्दन पर पड़ने वाले बेपनाह दबाव से मफलूज हो गया था और वो बिल्कुल इस तरह साकित पड़ा हुआ था जैसे उसके जिस्म में जिंदगी की कोई रमक बाकी न रही हो। उसके कोट की जेब से वो मशीन पिस्टल निकाल लो जिसे निकाल कर ये हम पर फायर खोलना चाहता था, इमरान ने कहा तो तनवीर ने दूसरे लम्हे उसकी हदायत की तकमील कर दी। मास्टर सोफे पर इस तरह मफलूज हालत में पड़ा हुआ था, हालांकि वो जिस्मानी तौर पर खासा मजबूत और चेहरे मोहरे से अच्छा लड़ाका नजर आ रहा था, लेकिन इस वक्त उसकी हालत इस तरह दगरगूं नजर आ रही थी जैसे वो कभी लड़ाई बढ़ाई के करीब ही ना गया हो। इसे उठाकर बिठा दो और इसका कोट इसकी पुश्त पर नीचे कर दो, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने आगे बढ़कर उसे दूसरे बाजू से पकड़कर एक झटके से सीधा बिठा दिया, जबकि तनवीर ने सोफे के अकब में जाकर उसका कोट उसकी पुश्त पर काफी नीचे कर दिया। अब इसे ठीक भी कर दो, इमरान ने पीछे हटते हुए कहा, क्योंकि वो समझ गया था कि तनवीर ने उसकी गर्दन को मखसूस अंदाज में झटका देकर उसके असाब को जाम कर दिया है। तनवीर ने एक हाथ उसके सर पर और दूसरा उसके कंधे पर रखकर मखसूस अंदाज में झटका दिया तो मास्टर इस तरह तड़पा जैसे उसके जिस्म में लाखों वोल्टेज का करंट दौड़ गया हो। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन तनवीर ने उसके दोनों कांधों पर हाथ रखकर उसे उठने न दिया। तुम ये क्या कर देते हो? तुमने ये क्या कर दिया है? मास्टर के मुंह से रुक रुक कर अल्फाज निकलने लगे। सुनो मास्टर, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो बताओ कि तुम्हारा कौन सा आदमी फील्ड में इंचार्ज है, इमरान ने कहा। होप इंचार्ज है, मास्टर ने कहा। तुम उससे राब्ता फोन पर करते हो या ट्रांसमीटर पर, इमरान ने पूछा। ट्रांसमीटर पर राब्ता हो सकता है, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो, मास्टर ने कहा। सुनो मास्टर, तुम ट्रांसमीटर पर अपने आदमी होप से बात करोगे और उसे कहोगे कि तुम्हें इत्तला मिल चुकी है कि पाकिस्तानी एजेंट बोन्स एयर से ही वापस चले गए हैं, इसलिए अब उनकी तलाश और उनके खात्मे का मिशन खत्म कर दिया गया है। अगर तुम ऐसा कर दोगे तो हम खामोशी से वापस चले जाएंगे। उसके बाद तुम जो चाहो करते रहना, हमें कोई परवाह नहीं होगी, लेकिन इस तरह तुम जिंदा बच जाओगे, वरना दूसरी सूरत में हम तुम्हें हलाक करके यहाँ से चले जाएंगे। और तुम खुद समझ सकते हो कि हमें उस मेकअप में अगर तुम नहीं पहचान सके तो तुम्हारे आदमी भी नहीं पहचान सकेंगे। इसलिए हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम इस दुनिया की रंगीनियों से महरूम हो जाओगे, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। लेकिन मैं मैडम डैनी को क्या जवाब दूंगा? वो तो मुझे हलाक करवा देगी, मास्टर ने कहा। उसे तुम कोई भी कहानी सुना सकते हो, ये कोई मसला नहीं है, इमरान ने कहा। ठीक है, मैं होप को कह देता हूं मेरी मेज की दराज में फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर मौजूद है, वो निकाल कर मुझे दो और मेरा कोट ऊपर कर दो, मास्टर ने कहा। तो इमरान तेजी से मुड़ा और उसने मेज की दराज खोलकर उसमें से एक ट्रांसमीटर निकाल लिया। वो वाकई फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर था। इमरान ने उसे ऑन किया और फिर लाकर मास्टर के मुंह के करीब कर दिया। हेलो, मास्टर कॉलिंग ओवर, मास्टर ने कहा। तो उसके ओवर कहने पर इमरान ने बटन प्रेस कर दिया। यस, होप अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। होप, अपने तमाम साथियों समेत वापस चले जाओ। पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में हतमी इत्तला मिल चुकी है कि वो बोन्स एयर से ही वापस चले गए हैं। अब उन्हें तलाश करने या हलाक करने की जरूरत नहीं है, ओवर, मास्टर ने कहा। यस बॉस, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओवर एंड ऑल, मास्टर ने कहा। तो इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे वापस मेज पर रखा ही था कि मेज पर पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। इसके मुंह पर हाथ रख दो, इमरान ने मुड़कर तनवीर से कहा। तो तनवीर ने, जो मास्टर की पुश्त पर मौजूद था, उसके मुंह पर हाथ रख दिया। इमरान ने रिसीवर उठा लिया। यस, मास्टर बोल रहा हूं, इमरान के मुंह से मास्टर की आवाज उसके लहजे में निकली। तो मास्टर की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। डैनी बोल रही हूं मास्टर, पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में क्या रिपोर्ट है?
दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। लहजा बेहद तक माना था। मैडम होप और उसका ग्रुप उन्हें तलाश कर रहा है। वो ग्रेट गेम क्लब में भी नहीं पहुंचे और शहर में भी उनका कहीं सुराग नहीं मिल सका। अलबत्ता चंद ऐसे शवाहिद मिले हैं जिनके बारे में फौरन फोन पर बात नहीं हो सकती। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं खुद आकर इन शवाहिद के बारे में तफसील बता सकता हूं, इमरान ने मास्टर की आवाज में कहा। क्या मतलब? कैसे शवाहिद? डैनी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैडम, इशारा दे सकता हूं कि ड्रैक का ग्रुप उनके साथ मिल चुका है। तफसील फोन पर नहीं बता सकता, इमरान ने कहा। ओह नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जिसने ये इत्तला दी वो अहमक है। तुम इन बातों को छोड़ो और उन्हें तलाश करके उनका खात्मा करो फौरन, वरना तुम जानते हो कि तुम अपने ग्रुप समेत ज़ेरे जमीन में दफन किए जा सकते हो, डैनी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। यस मैडम, इमरान ने कहा। जल्दी मुझे कामयाबी की रिपोर्ट दो और सुनो, अब तुमने मुझे स्पेशल नंबर पर फोन करना है, समझ गए हो? दूसरी तरफ से कहा गया। यस मैडम, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। डैनी के स्पेशल नंबर्स क्या हैं? इमरान ने रिसीवर रखकर वापस मास्टर की तरफ मुड़ते हुए कहा तो तनवीर ने उसके मुंह पर रखा हुआ हाथ हटा दिया। तुम क्या चीज हो? तुम तो जादूगर हो। मास्टर के मुंह से रुक रुक कर अल्फाज निकले। जो मैंने पूछा है वो बताओ, वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है, इमरान ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा। मादाम स्पेशल ऑफिस में चली गई हैं जहां वो किसी से नहीं मिलती, इसलिए उसने स्पेशल फोन नंबर की बात की है, मास्टर ने कहा और उसके साथ ही उसने नंबर बता दिए। ये स्पेशल ऑफिस कहाँ है? क्या ये भी क्लब ब्लैक हार्ट क्लब में ही है या अलहदा? इमरान ने कहा। ये क्लब के अंदर नहीं है, उसका सिवाय क्लब के मैनेजर और मैडम डैनी के नंबर 2 स्टोन के किसी को मालूम नहीं होगा, मास्टर ने जवाब दिया। जोलिया, इसने तुम पर बुरी नजर डाली है, इसलिए अब तुम इसके साथ जो सलूक चाहो कर सकती हो, इमरान ने एक साइड पर हटते हुए कहा तो जोलिया ने बिजली की सी तेजी से जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया और फिर इससे पहले कि मास्टर कुछ कहता, तड़तड़ाहट की आवाजों के साथ ही गोलियां ठीक मास्टर के चेहरे पर बारिश की तरह बरसने लगीं और मास्टर की आंखों के साथ साथ उसके चेहरे के भी परखचे उड़ गए और वो सोफे पर गिरा और फिर घूमकर नीचे कालीन पर जा गिरा। वो बेहिस्सो हरकत हो चुका था। इसका कोट ऊपर कर दो और निकल चलो, इमरान ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। बाहर 2 मुसल्लह अफराद मौजूद हैं, तनवीर ने कहा। उनका खात्मा किया तो आवाजें हाल तक पहुंच जाएंगी, इमरान ने कहा। पहुंच जाएं, लेकिन अगर उन्होंने अंदर झांक लिया तो हमारा क्लब से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा, जोलिया ने कहा। जबकि तनवीर ने उस दौरान सोफे की साइड से सामने आकर फर्श पर औंधे मुंह पड़े हुए मास्टर का कोट एक झटके से ऊपर किया और फिर सीधा हो गया। मेरे पास साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल मौजूद है, तनवीर ने कहा। ओह वेरी गुड, तुम तो अब वाकई बालिग होते जा रहे हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास मत किया करो, किसी की जहानत का एतराफ भी कर दिया करो, जोलिया ने फुनकारते हुए लहजे में कहा तो इमरान का फिक्रा सुनकर तनवीर का बिगड़ा हुआ चेहरा यकलख्त खिल उठा। उसके बावजूद तुम उसकी हमायत कर रही हो, मेरा मतलब है अक्लमंदी की हमायत, इमरान ने दरवाजे की चटखनी खोलते हुए कहा तो जोलिया बेइख्तियार मुस्कुरा दी। इमरान ने दरवाजा खोला और बाहर आ गया, उसके पीछे जोलिया बाहर आई और फिर तनवीर आ गया। दोनों दरबान मुतमईन अंदाज में खड़े थे कि यकलख्त तनवीर का हाथ कोट की जेब से बाहर आया और दूसरे लम्हे ठक ठक की आवाजों के साथ ही दोनों मुसल्ला दरबान उछलकर हल्की सी चीख मारकर धमाके से नीचे गिरे और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गए क्योंकि गोलियां ठीक उनके दिलों में उतर गई थीं।
आओ इन्हें घसीटकर अंदर डाल दें, इमरान ने कहा और फिर इमरान और तनवीर ने उन्हें घसीटकर दरवाजे के अंदर फेंका और फिर दरवाजा बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद वो वापस हाल में पहुंच चुके थे। इमरान ने सर पर मखसूस अंदाज में हाथ फेरा और मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। कैप्टन शकील और सफदर, जो हाल में एक साइड पर मेज के गिर्द बैठे हुए थे, उठे और उनके पीछे चलते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। बिल की पेमेंट शायद वो पहले ही कर चुके थे। थोड़ी देर बाद उनकी कारें क्लब के कंपाउंड से निकलकर आगे बढ़ती चली जा रही थीं। क्या हुआ है इमरान साहब? अकबी सीट पर बैठे सफदर ने कहा तो इमरान के बोलने से पहले जूलिया ने उसे तफसील बता दी। तो अब आप डैनी के क्लब जा रहे हैं? सफदर ने कहा। हाँ, डैनी से हमें उस ट्रैक का पता मिलेगा। उन दोनों के खात्मे के बाद ही हम लेबॉर्ट्री के खिलाफ काम कर सकेंगे, इमरान ने कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद ही इमरान ने कार एक 2 मंजिला इमारत के कंपाउंड में मोड़ी और उसे पार्किंग की तरफ ले गया। दूसरी कार जिसे तनवीर ड्राइव कर रहा था वो भी उसके पीछे थी। मैनेजर अस्टोन से हमने डैनी के स्पेशल ऑफिस के बारे में मालूम करना है, इमरान ने कहा तो सब साथियों ने इस बात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद वो सब मैनेजर के कमरे में पहुंच चुके थे। यहाँ भी इमरान ने एक्रेमिया के राफ्ट सिंडिकेट का नाम लिया था। ऑफिस खासा कुशादा और जदीद अंदाज का था। ऑफिस टेबल के पीछे एक उधेड़ उम्र आदमी मौजूद था। अपने अंदाज और चेहरे मोहरे से वो कोई कारोबारी आदमी दिखाई देता था, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद जख्म के तसरात इस बात की नफी कर रहे थे। मिस्टर अस्टोन, हमारा ताल्लुक एक्रेमिया के असले के सबसे बड़े सिंडिकेट राफ्ट से है और हमने इस सिलसिले में मादाम डैनी से मिलना है। हम उनके साथ एक बहुत बड़ी डील करना चाहते हैं, इमरान ने रस्मी फिकरात की अदायगी के बाद अस्टोन से मुखातिब होकर कहा। लेकिन मादाम का असले की डील से क्या ताल्लुक? अस्टोन ने हैरत भरे लहजे में कहा। मादाम का ताल्लुक करांस की जिस एजेंसी से है उस एजेंसी के सिलसिले में उन्हें इजाफी चार्ज भी दिया गया है और यहाँ जॉर्जिया में असले की स्मगलिंग के खिलाफ काम मादाम डैनी ने करना है, इमरान ने कहा। लेकिन ऐसी तो कोई इतला मादाम को नहीं मिली, अस्टोन ने कहा। जरूरी नहीं कि ये इतला आप तक भी पहुंचे, आप हमारी बात करा दें, इमरान ने कहा। सॉरी मिस्टर माइकल, मादाम यहाँ मौजूद ही नहीं है और न जाने कब उनकी वापसी हो, वो जॉर्जिया से बाहर गई हुई हैं, अस्टोन ने कहा। जबकि हमें इतला मिली है कि वो स्पेशल ऑफिस में है और उनका स्पेशल ऑफिस इस क्लब में ही है, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा तो अस्टोन बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तसरात ऊपर आए थे। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कैसे मालूम हुआ? ये क्या मतलब? ये कैसे मुमकिन है? अस्टोन ने कहा। हमें तो उनके स्पेशल ऑफिस का फोन नंबर भी मालूम है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही उसने स्पेशल नंबर्स भी बता दिए जो उसे मास्टर ने बताए थे। ये सब कैसे हो सकता है? तुम कौन हो? अस्टोन ने कहा और उसके साथ ही उसका हाथ जेब से बाहर आया तो उसके हाथ में एक मशीन पिस्टल मौजूद था। बताया तो है कि हम कौन हैं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, तुम वो नहीं हो जो तुम अपने आप को बता रहे हो। बोलो कौन हो तुम, वरना दूसरा सांस ना ले सकोगे। अस्टोन के लहजे में सख्ती का अंसर काफी हद तक बढ़ गया था। मिस्टर मार्शल, अब मैं क्या कर सकता हूँ? बहरहाल उसे बताना तो पड़ेगा, इमरान ने कहा तो उसका फिक्रा खत्म होते ही ठक ठक की आवाजें सुनाई दी और उसके साथ ही अस्टोन के हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल उड़ता हुआ एक तरफ जा गिरा। जबकि अस्टोन बेख्तियार उछलकर खड़ा हुआ ही था कि यकलख्त तनवीर उछलकर उसकी तरफ बढ़ा और फिर उससे पहले कि अस्टोन संभलता, तनवीर का हाथ बिजली की सी तेजी से उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा और अस्टोन संभल ही न सका और दूसरे लम्हे वो चीखता हुआ मेज के ऊपर से घिसट कर सामने कालीन पर आ गिरा।
उसके साथ ही इमरान ने उसकी गर्दन पर पैर रखकर उसे मोड़ दिया तो उठने के लिए सिमटता हुआ उसका जिस्म एक झटके से सीधा हो गया। उसका चेहरा तेजी से मस्क होता चला गया और उसके मुंह से खरखराहट की आवाजें निकलने लगीं। बोलो, कहाँ है डैनी का स्पेशल ऑफिस? बोलो, इमरान ने पैर को वापस मोड़ते हुए कहा। रैम्बो हाल के साथ अस्टोन के मुंह से इस तरह अल्फाज निकले जैसे अल्फाज खुद ब खुद फिसलकर बाहर आ रहे हों। पूरी तफसील बताओ, पूरी तफसील, इमरान ने कहा और फिर थोड़ी सी कोशिश के बाद इमरान ने अस्टोन से पूरी तफसील मालूम कर ली। उसके साथ ही उसने पैर को झटका देकर मोड़ा तो अस्टोन के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और उसके साथ ही उसकी आंखें भी नूर होती चली गईं। इमरान ने पैर हटा दिया। इसकी लाश को उठाकर सोफे के पीछे डाल दो, इमरान ने कहा तो तनवीर ने उसकी हदायत पर अमल किया तो वो मुड़े और उस ऑफिस से बाहर आ गए। सफदर और कैप्टन शकील पहले की तरह बाहर हाल में ही रुक गए थे। इमरान वापस हाल में पहुंचा और इस बार भी उसने पहले की तरह उन्हें मखसूस इशारा किया और वो दोनों उठकर उनके करीब आ गए। अब हमने उस डैनी को कवर करना है, इसलिए तुम भी साथ आओगे, इमरान ने कहा और फिर वापस मुड़ा और एक राहदारी में आ गया। थोड़ी देर बाद वो सब मुड़कर उस राहदारी से गुजरने के बाद एक दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा बंद था और उसके बाहर दो मुसल्लह आदमी मौजूद थे। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? उनमें से एक मुसल्लह आदमी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मादाम डैनी से मुलाकात करनी है। अस्टोन ने हमें खसूसी वक्त लेकर दिया है और उसी ने हमें यहाँ भेजा है, इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा। ओह अच्छा, दरबान ने अस्टोन का नाम सुनते ही एक साइड से हटते हुए कहा तो इमरान ने आगे बढ़कर दरवाजे को धकेला और फिर वो अंदर जाने की बजाय वापस मुड़ा। इन दोनों को साथ ले जाना होगा, इमरान ने अफ्रीकी जबान में कहा और एक बार फिर तेजी से दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ मौजूद राहदारी में दाखिल हो गया। उसके पीछे जोलिया अंदर दाखिल हुई और दोनों तेजी से साइड पर हुए ही थे कि यकलख्त दरवाजा एक धमाके से खुला और दोनों दरबान चीखते हुए तकरीबन उड़कर अंदर एक धमाके से गिरे ही थे कि इमरान के हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल ने गोलियां उगली और नीचे गिरकर उठने की कोशिश करते हुए दोनों दरबान एक बार फिर चीखते हुए नीचे गिरे और साकित हो गए। उनके पीछे तनवीर, सफदर और आखिर में कैप्टन शकील भी अंदर आ गया। उस डैनी तक तो उनकी आवाजें ना पहुंच गई होंगी, जोलिया ने कहा। नहीं, चीफ चाहे साहब हो या साहिबा, बहरहाल अलहदा नफ्सियात के मालिक होते हैं। वो अपना ऑफिस हमेशा साउंड प्रूफ बनाते हैं ताकि नापसंदीदा शोर उन तक ना पहुंच सके या वो ऑफिस में जिस जगह चाहे बरस लें बाहर वाले ना सुन सके। इसलिए यहाँ भी लाजमन डैनी का ऑफिस साउंड प्रूफ होगा, इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद वो राहदारी के आखिर में एक दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया। दरवाजा बंद था। उस पर सुर्ख रंग का बल्ब जल रहा था और दरवाजे की साख्त बता रही थी कि यह कमरा साउंड प्रूफ है। इमरान ने मुस्कुराते हुए दांत भरी नजरों से जोलिया की तरफ देखा और जोलिया बेख्तियार मुस्कुरा दी। तुम चीफ बने नहीं हो लेकिन चीफ की नफ्सियात तुम्हें मालूम है, तो उसकी क्या वजह है? जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। सिद्दीकी 4 स्टार्स का चीफ बन चुका है और जवाना स्नैक कलर का चीफ है। आगा सुलेमान पाशा ऑल वर्ल्ड बावर्चियों का चीफ है। तनवीर डायरेक्ट एक्शन का चीफ है और तुम हुस्न की चीफ हो। इतने सारे चीफ देखने के बावजूद मेरे चीफ बनने की बात कर रही हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने साइड दीवार पर हुक से लटके हुए फोन पीस को हुक से निकाला और कान से लगा लिया। कौन है? एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। अस्टोन हूं मैडम, इमरान ने अस्टोन की आवाज और लहजे में कहा, क्योंकि उसे यकीन था कि अस्टोन की हलाकत की इत्तला अभी तक डैनी तक नहीं पहुंची, वरना वो इतने इत्मीनान से ना बैठी रहती। तुम यहाँ क्या मतलब, क्यों आए हो? दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा गया।
मैडम, एक इंतहाई अहम बात आपको बतानी है जो फोन पर नहीं बताई जा सकती। हमारे क्लब में एक ग्रुप हमारे खिलाफ काम कर रहा है और उसका सबूत मुझे मिला है। इमरान ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओह ओह, वेरी बैड। अच्छा ठहरो, मैं दरवाजा खोल देती हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही कटक की आवाज के साथ ही फोन बंद होने की आवाज सुनाई दी तो इमरान ने फोन पीस दोबारा हुक में लटका दिया। उसके साथ ही दरवाजा मेकान की अंदाज में खुलता चला गया तो इमरान तेजी से अंदर दाखिल हुआ। ये एक खासा बड़ा कमरा था जिसे सिटिंग रूम के अंदाज में सजाया गया था, लेकिन कमरा खाली था, जबकि उसकी सामने वाली दीवार में दरवाजा खुला हुआ था और दूसरी तरफ एक और कमरा नजर आ रहा था जो शायद ऑफिस के अंदाज में सजा हुआ था। इमरान तेजी से उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया और उसके साथ ही उसके अकब में थे वो कमरे वाकई ऑफिस के अंदाज में सजा हुआ था, लेकिन कमरा खाली था। मगर दूसरे लम्हे इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि उसे बाथरूम के अंदर से पानी बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी लम्हे इमरान के साथी भी अंदर दाखिल हुए तो इमरान ने यकलख्त मुंह पर उंगली रखकर उन्हें बोलने से मना कर दिया। चंद लम्हों बाद ही बाथरूम का दरवाजा खुला और एक नौजवान लड़की जिसने जीन्स की पैंट शर्ट और जैकेट पहन रखी थी टिश्यू से हाथ साफ करती हुई बाहर आई ही थी कि यकलख्त ठटक कर रुक गई। उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं और चेहरा जैसे यकलख्त पत्थर का सा हो गया। मेरा नाम अली इमरान है और ये मेरे साथी हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो दूसरे लम्हे डैनी इस तरह उछली जैसे कोई गेंद जमीन से टकराकर ऊपर को उछलती है, लेकिन फिर संभलने की बजाय वो लहराती हुई एक धमाके से नीचे गिर गई। वाह, इसे कहते हैं पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की दहशत, इमरान ने मुस्कुराकर आगे बढ़ते हुए कहा। ये दहशत से नहीं, हैरत की शिद्दत से बेहोश हुई है, जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर इमरान की हदायत जोलिया ने आगे बढ़कर फर्श पर पड़ी हुई डैनी को उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया। इसकी तलाशी लो, यकीनन कोई रस्सी या हथकड़ी मिल जाएगी। यहाँ फोन के करीब रहना चाहता हूँ क्योंकि किसी भी लम्हे अस्टोन बारे में कॉल आ सकती है, इमरान ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए और फिर वो सब इधर उधर फैल गए। उसी लम्हे मेज पर पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने मादाम डैनी की आवाज और लहजे में कहा। क्रेग बोल रहा हूँ मादाम, इंतहाई बुरी खबर है, दूसरी तरफ से एक मुतवैश सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। क्या अस्टोन के बारे में इत्तला देनी है तुमने, इमरान ने मादाम डैनी की आवाज में कहा। आपको मालूम है मादाम, मगर कैसे, दूसरी तरफ से क्रेग की आवाज में शदीद तरीन हैरत नुमाया थी। उसे हलाक करने वाला ग्रुप मेरे पास पहुंच गया था, मैंने उन्हें कवर कर लिया है। उन्होंने मुझे बताया है कि वो अस्टोन और उसके 2 दरबानों को हलाक करके यहाँ पहुंचे हैं। मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी कि तुम्हारी कॉल आ गई। तुम ऐसा करो कि अस्टोन और दोनों दरबानों की लाशों को उठाकर इस तरह ठिकाने लगा दो कि किसी को इस बारे में मालूम ना हो सके, और अब अस्टोन की जगह तुम ले लो, इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। यस मादाम, थैंक यू मादाम, दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा गया। और हाँ, अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मैंने उन लोगों से पूछ करके उनका खात्मा करना है, इमरान ने कहा। यस मादाम, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे तनवीर साइड दरवाजे से अंदर आया, उसके हाथ में रस्सी का बंडल मौजूद था। ये तो पूरा अलहदा पोर्शन है, यहाँ बेडरूम, किचन और स्टोर वगैरह सब कुछ मौजूद है। किचन में एक नौजवान मौजूद था जिसका खात्मा कर दिया गया है और उसका रास्ता एक चौड़ी गली में निकलता है, तनवीर ने अंदर दाखिल होते ही तफसील बताते हुए कहा। ओह, फिर तो हम बच गए। अगर उसे अस्टोन की हलाकत का पहले इल्म हो जाता तो यकीनन ये उस रास्ते से निकल जाती, इमरान ने कहा तो तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर उसने जोलिया के साथ मिलकर डैनी को रस्सी के साथ बांध दिया। इसकी मुकम्मल तलाशी ले लो और हाँ, बाकी साथी कहाँ हैं, इमरान ने कहा। सॉरी, दरअसल थोड़ी सी तबीयत नासाज है, इसलिए मैं अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर से माजरत चाहूंगा।
तो आइए कहानी शुरू करते हैं। वो उस अकबी रास्ते की तरफ मौजूद हैं ताकि वहां से अचानक अंदर ना आ जाए, तनवीर ने जवाब दिया। फिर तुम उस रास्ते पर जाकर पहरा दो जहां से हम आए हैं। इमरान ने फोन करके मामलात को संभाल तो लिया है, लेकिन फिर भी अचानक कोई भी हो सकता है, इमरान ने कहा। तो तनवीर ने इस बात में सर हिलाया और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इसकी जेबों में कुछ नहीं है, जोलिया ने तलाशी लेने के बाद पीछे हटते हुए कहा। दिल को चेक कर लिया है, इमरान ने कहा। तो जोलिया बेख्तियार हंस पड़ी। इतने भी प्रिंस चार्मिंग नहीं हो, अपने बारे में इतनी खुशफहमियां ना पाला करो, जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इमरान की बात का मतलब समझ गई थी। चलो इसे होश में तो ले आओ ताकि उससे ही फैसला करा लिया जाए कि वो मुझे क्या समझती है, इमरान ने कहा। तो जोलिया वापस मुड़ी और फिर उसने डैनी का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। इमरान इस दौरान सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ चुका था। थोड़ी देर बाद जब डैनी के जिस्म में हरकत के तसरात नमूदार होने लगे तो जोलिया ने हाथ हटाए और पीछे हटकर वो भी इमरान के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। चंद लम्हों बाद ही डैनी ने कराते हुए आंखें खोली और उसके साथ ही उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है रस्सी से बंधे होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर ही रह गई। तुम इमरान, क्या मतलब? तुम यहाँ कैसे पहुंच गए हो? डैनी ने इंतहाई हैरत भरे अंदाज में अपने जिस्म के गिर्द बंधी हुई रस्सियों को देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर ऐसे तसरात उभर आए थे जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? इस अलहदा हिस्से में जाने का ये मतलब तो नहीं होता कि यहाँ कोई पहुंच ही नहीं सकता। तुम्हारे बारे में मालूम था कि तुम स्पेशल ऑफिस में हो और स्पेशल ऑफिस क्लब में ही है। फोन नंबर उसे मालूम हो गया। उसके बाद हम अस्टोन के पास पहुंच गए और फिर अस्टोन ने पूरी तफसील बता दी कि तुम कहाँ मौजूद हो, इसलिए हम इत्मीनान से चलते हुए यहाँ पहुंच गए, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। मगर अस्टोन कैसे बता सकता है? वो ऐसा आदमी ही नहीं, डैनी ने इस बार संभले हुए लहजे में कहा। उसने बताया है तो हम यहाँ पहुंचे हैं। अलबत्ता स्टोन खुद आलम बाला पहुंच चुका है और क्रेग का फोन आया था, मैंने उसे तुम्हारी आवाज और लहजे में स्टोन की जगह दे दी है, इमरान ने कहा। तो डैनी एक बार फिर चौंक पड़ी। मम मेरी आवाज में क्या मतलब? डैनी ने कहा। जिस तरह स्टोन की आवाज में तुमसे मैंने फोन पर बात की थी, उसी तरह तुम्हारी आवाज में क्रेग से बात की। इसमें हैरान होने की क्या बात है? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, तो ये बात है, तुमने स्टोन की आवाज में बात की थी। हैरत है, मैं बिल्कुल फर्क महसूस नहीं कर सकी, डैनी ने कहा। अब अगर तुम्हारी हैरत दूर हो चुकी हो तो फिर तुमसे चंद मिनट बातें कर लें, इमरान ने कहा। तुमने अभी मास्टर की बात की है, मास्टर तक तुम कैसे पहुंचे? और मास्टर ग्रुप ने तो तुम्हें क्यों चेक नहीं किया? वो तो इन मामलात में बेहद तेज है, डैनी ने कहा। मास्टर के आदमी ग्रेट गेम क्लब में मौजूद थे। मैंने फोन किया तो मुझे बता दिया गया, चुनांचे हम वहां जाने की बजाय सीधा मास्टर क्लब में मास्टर के पास पहुंच गए। फिर मास्टर ने ट्रांसमीटर कॉल करके अपने ग्रुप इंचार्ज होप को कह दिया कि पाकिस्तानी एजेंट वापस चले गए हैं, इसलिए अब उनकी तलाश बंद कर दी जाए। चुनांचे उन्होंने तलाश बंद कर दी। उसके बाद मास्टर का खात्मा कर दिया गया और हम यहाँ पहुंच गए, इमरान ने जवाब दिया। तुम वाकई बेहद तेज हो। बहरहाल अब तुम क्या चाहते हो? डैनी ने इस बार होंठ चबाते हुए कहा। आर्चर ने यहाँ ड्रैक को भिजवाया है, मुझे बताओ कि ड्रैक कहाँ है, इमरान ने कहा। मेरा ड्रैक से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैं क्या बता सकती हूँ, डैनी ने जवाब दिया। चलो उसका फोन नंबर बता दो, इमरान ने कहा। मुझे नहीं मालूम, डैनी ने इस बार खुश्क लहजे में जवाब दिया। तो इमरान ने बेइख्तियार तवील सांस लिया। एक तो तुम खवातीन में न जाने किस कदर ठोस ठोस कर अकल भर दी जाती है कि कोई बात तुम्हारी समझ में ही नहीं आती। मोहतरमा डैनी साहिबा, तुम इस वक्त बंधी हुई हो और हमारे पास मशीन पिस्टल मौजूद हैं और हम सिर्फ ट्रैकर दबाकर तुम्हें लाश में तब्दील कर सकते हैं।
लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही, इमरान ने कहा। हलाक कर दोगे कर दो, जिस पेशे से हमारा ताल्लुक है वहां मौत हर वक्त हमारे सामने रहती है, डैनी ने जवाब दिया। जोलिया, इसकी एक आंख दूसरी आंख से कदरे छोटी है और अगर उसे ठीक ना किया गया तो ये बेचारी मुकाबला हुस्न में यकीनन फेल हो जाएगी। इमरान ने साथ बैठी हुई जोलिया से ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे डैनी से बेहद हमदर्दी हो। सिर्फ आंख ही नहीं, इसकी नाक की नोक भी बहुत ज्यादा ऊपर को उठी हुई है, उसे भी लेवल में होना चाहिए। एक कान भी दूसरे कान से बड़ा है, जोलिया ने जवाब दिया और उसके साथ ही वो उठकर खड़ी हो गई। जो तुम्हारे जी में आए कर गुजरो, ये वक्त बहरहाल कभी न कभी आना ही था, डैनी ने जवाब दिया। मैं खंजर ले आऊं, तनवीर के पास होगा, जोलिया ने कहा और वापस मुड़ गई। अगर तुम मुझे सिर्फ ड्रैक का फोन नंबर बता दो तो तुम्हारी जान बख्शी हो सकती है और उसे बताने में तो तुम्हारे ज़हन के मुताबिक कोई गद्दारी नहीं हो सकती, इमरान ने कहा। सॉरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, जो तुम्हारा जी चाहे कर डालो, डैनी वाकई अपनी बात पर अड़ी हुई थी। तुम वाकई बहादुर हो, मैंने तस्लीम कर लिया, लेकिन तुम्हारी बहादुरी अमकाना है। मैं चाहूं तो तुम्हारे चीफ आर्चर से तुम्हारी आवाज में भी सब कुछ मालूम कर सकता हूं, इमरान ने कहा। कर लो, मैंने तुम्हें रोका तो नहीं, डैनी ने कहा। वाकई औरत की जिद वैसे ही मशहूर नहीं है, इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा। उसी लम्हे जोलिया वापस आई तो उसके हाथ में तेजधार खंजर मौजूद था। क्या हुआ? ये अभी तक बहादुरी का मुजाहरा कर रही है या? जोलिया ने पूछा। ये वाकई बहादुर भी है और अपनी एजेंसी से वफादार भी, इसलिए हमें इसकी कदर करनी चाहिए, इमरान ने कहा। ओके, जोलिया ने सर हिलाते हुए जवाब दिया और आगे बढ़कर वो डैनी की कुर्सी के करीब पहुंचकर रुक गई। बंधी हुई हूं, इसलिए जो जी चाहे कर लो, वरना तुम जैसी लड़कियां तो मेरे जूतों के तलवे चाटने पर भी फख्र करती हैं, डैनी ने कहा। वो तमाशा भी देख लेंगे, जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसका खंजर वाला हाथ बिजली की सी तेजी से घूमा तो डैनी के मुंह से सिसकारी सी निकल गई। उसके साथ ही जोलिया का हाथ दूसरी बार घूमा और कमरे में एक बार फिर डैनी की सिसकारी गूंज उठी। उसके दोनों नथने आधे से ज्यादा कट चुके थे, लेकिन वो वाकई बेहद बहादुर थी। उसके मुंह से चीख तक ना निकली थी। अब तुम्हारे फरिश्ते भी बताएंगे, जोलिया ने गुर्राते हुए लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने डैनी की पेशानी पर उभरने वाली रग पर हाथ उल्टकर खंजर का दस्ता मारा तो इस बार कमरा डैनी के हल्क से निकलने वाली पै दर पै चीखों से गूंज उठा। उसका चेहरा यकलख इंतहाई मस्त हो गया था। उसका जिस्म बंधा होने की वजह से इस तरह कांपने लग गया था जैसे उसे जाड़े का बुखार चढ़ आया हो। उसकी आंखें फैल सी गई थीं। बोलो, कहाँ है ड्रैक, बोलो वरना, जोलिया ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने दूसरी तरफ और कमरा एक बार फिर डैनी के हल्क से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया था और चेहरा इस हद तक बिगड़ गया था कि वो अब बतौर डैनी पहचानी ही नहीं जा रही थी। बोलो, कहाँ है ड्रैक, बोलो, जोलिया ने पहले की इंतहाई सख्त लहजे में कहा। वो लेबॉर्ट्री में है, लेबॉर्ट्री में। डैनी के मुंह से इस तरह अल्फाज निकले जैसे उसके मुंह से अल्फाज खुद ब खुद पिघल कर बाहर निकल रहे हों। कहाँ है लेबॉर्ट्री, जोलिया ने कहा, जबकि इमरान खामोश बैठा हुआ था। ग्रीन एरिया में, बंद एरिया में, डैनी ने कहा। तुम कभी गई हो उस लेबॉर्ट्री में, जोलिया ने कहा। नहीं, मैं कभी नहीं गई, डैनी ने जवाब दिया। ड्रैक का फोन नंबर क्या है, जोलिया ने पूछा तो डैनी ने नंबर बता दिया। उस लेबॉर्ट्री का फोन नंबर क्या है, जोलिया ने पूछा तो उसने लेबॉर्ट्री का नंबर भी बता दिया। तुम्हें कैसे ये फोन नंबर मालूम है, जोलिया ने कहा।
एक्स लेबोरेटरी का इंचार्ज डॉक्टर जोसेफ है और डॉक्टर जोसेफ मेरे क्लब में आता रहता है। डैनी ने जवाब दिया तो जोलिया इमरान की तरफ मुड़ गई, जबकि इमरान खामोश बैठा हुआ था। और क्या पूछना है? जोलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। तुमने पहले ही बहुत कुछ पूछ लिया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जोलिया बिजली की सी तेजी से मुड़ी और दूसरे ही लम्हे उसके हाथ में मौजूद खंजर डैनी की गर्दन में घुसता चला गया और डैनी के हल्क से कर्बनाक चीख निकली। उसका जिस्म बंधे होने के बावजूद फड़कने लग गया और चंद लम्हों बाद ही उसकी आंखें बेनूर होती चली गईं। उसकी गर्दन से खून फुहारे की तरह निकल रहा था। जोलिया पीछे हट गई थी, उसका चेहरा पत्थर की तरह हो रहा था। सच कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, इमरान ने कहा। जो कहते हैं उन्हें यकीनन ये भी मालूम होगा कि उस दुश्मनी की वजह। जोलिया ने मुंह बनाते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। उसने उठकर फोन का रिसीवर उठाया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए, वो नंबर जो डैनी ने उसे बताए थे। जबकि डोलिया दोबारा डैनी की तरफ मुड़ गई थी। अब खून निकलना बंद हो गया था। उसने खंजर खींचा और उसे डैनी के लिबास से ही साफ करने में मसरूफ हो गई। यस, राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। डैनी बोल रही हूँ, इमरान ने डैनी की आवाज और लहजे में कहा। ओह डैनी, तुम कैसे फोन किया है? क्या कोई खास बात है? दूसरी तरफ से कहा गया। वो पाकिस्तानी एजेंट पूरे जॉर्जिया में कहीं दस्तयाब नहीं आ रहे, लेकिन उसके बावजूद मेरे 2 आदमी हलाक कर दिए गए हैं, इसलिए मैं सख्त परेशान हूं, इमरान ने कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, दूसरी तरफ से कहा गया। पहले मास्टर क्लब का मास्टर अपने ऑफिस में हलाक कर दिया गया, फिर मेरे ब्लैक हार्ट का मैनेजर और मेरा नंबर 2 स्टोन अपने ऑफिस में हलाक कर दिया गया, लेकिन ना किसी को ऑफिस में जाते देखा गया और ना आते हुए। मेरा पूरा ग्रुप पागलों की तरह उन्हें पूरे जजीरे पर तलाश करता फिर रहा है, इमरान ने कहा। ओह ओह, वो लोग तुम्हारे क्लब तक पहुंच गए? ये तो बहुत बुरा हुआ डैनी। तुम अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर लो, क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं, दूसरी तरफ से ड्रैक ने कहा। मुझे वाकई समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? इमरान ने कहा। ओह नहीं, लेबोरेटरी को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। अब ना कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है। मैं खुद अंदर से बाहर नहीं आ सकता, और वैसे भी इस एरिया में किसी भी अजनबी का दाखिला बंद कर दिया गया है और इस सारे इलाके को नॉन फ्लाई जोन करार दे दिया गया है, ड्रैक ने कहा। लेकिन ऐसा कब तक हो सकता है? इमरान ने कहा। जब तक ये लोग हलाक नहीं हो जाते, ड्रैक ने जवाब दिया। लेकिन वो ट्रेस होंगे तो हलाक भी होंगे, इमरान ने कहा। इसका मतलब है कि मुझे चीफ से बात करना पड़ेगी, वरना तुम वाकई हलाक कर दी जाओगी। क्या तुम अंडरग्राउंड नहीं हो सकती? ड्रैक ने कहा। मैं स्पेशल एरिया में हूं, यहां तक कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन मेरे आदमी मुसलसल हलाक होते जा रहे हैं और मैं यहां फंस कर रह गई हूं। अब 2 सूरतें हैं, या तो मैं जॉर्जिया छोड़ दूं या फिर खुद बाहर निकल आऊं, इमरान ने कहा। तुम अंडरग्राउंड रहो, ये लोग लाजमन लेबोरेटरी का रुख करेंगे और यहाँ मैं उनसे खुद ही निमट लूंगा, ड्रैक ने जवाब दिया। कैसे निमट लोगे? तुम तो बाहर नहीं आ सकते, इमरान ने कहा। मैं अंदर से ही ना सिर्फ उनको चेक कर सकता हूं, बल्कि उन पर मौत भी वारिद कर सकता हूं। तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो, ड्रैक ने कहा। ओके, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने क्रेडल दबा दिया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इस बार उसने लेबोरेटरी का नंबर प्रेस किया था जो डैनी ने बताया था। यस, एक पारी सी आवाज सुनाई दी। डैनी बोल रही हूं, ब्लैक हार्ट क्लब से, डॉक्टर जोसेफ से बात कराओ।
इमरान ने डैनी की आवाज और लहजे में बात करते हुए कहा। डॉक्टर जोसेफ ही बोल रहा हूँ, क्यों फोन किया है डैनी? इस बार दूसरी तरफ से बोलने वाले के लहजे में खासी बेतकल्फी थी और उसके बोलने के अंदाज से ही इमरान समझ गया कि डैनी और उसके डॉक्टर जोसेफ के दरमियान किस किस्म के तल्लुकात हैं। क्या तुम फौरी तौर पर मेरे पास आ सकते हो? इमरान ने कहा। फौरी तौर पर क्या मतलब? क्यों, क्या हुआ है? डॉक्टर जोसेफ ने कहा। कुछ नहीं हुआ, क्या होना है, बस मेरा दिल चाह रहा है, इमरान ने कदरे लाड भरे लहजे में कहा। ओ नहीं, सॉरी डैनी, यहाँ हंगामी हालात नाफिज हो गए हैं और लेबॉर्ट्री को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है उन पाकिस्तानी एजेंटों की वजह से, डॉक्टर जोसेफ ने कहा। तो क्या हुआ? तुम स्पेशल वे से तो आ सकते हो और उन एजेंटों की फिक्र मत करो, वो मेरे आदमियों के हाथों हलाक हो जाएंगे। तुम्हें मालूम तो है कि जॉर्जिया में मेरा सेटअप किस किस्म का है, इमरान ने कहा। नहीं, इन हालात में स्पेशल वे नहीं खुल सकता। आई एम सॉरी, डॉक्टर जोसेफ ने कहा। तो फिर मैं खुद तुम्हारे पास आ जाती हूँ, इमरान ने कहा। आखिर हुआ क्या है जो तुम इस कदर जिद कर रही हो? आज से पहले तो तुमने ऐसी जिद नहीं की, डॉक्टर जोसेफ ने कहा। तुम इन बातों को नहीं समझ सकते, हम औरतें ही समझ सकती हैं, इमरान ने कहा। ओह अच्छा, ठीक है, फिर तुम ही आ जाओ, लेकिन तुम्हें रास्ता बताना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा करो कि गलीन एरिया के शुमाल में एक टूटा फूटा मोबद है, वहां पहुंचकर उस मोबद के तहखाने में पहुंच जाना। मैं तुम्हारे वहां पहुंचने पर अंदर से स्पेशल वे खोल दूंगा और तुम अंदर आ जाना, किसी को भी मालूम ना हो सकेगा, डॉक्टर जोसेफ ने कहा। ओके, मैं पहुंच रही हूं, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये क्या चक्कर चला दिया है तुमने? जोलिया ने कहा। हमने फार्मूला हासिल करना है, इसलिए पहले फार्मूला बाहर आएगा, फिर लेबॉर्ट्री तबाह होगी, तुम अब डैनी के मेकअप में वहां जाओगी, इमरान ने कहा। तो जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।